Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from AIMS नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी 2020 में और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के। तो आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से शुरू करेंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, नेम द ग्लैंड्स व्हिच इज एब्सेंट इन मेल एंड द वन एब्सेंट इन फीमेल। तो हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में काफी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो कुछ ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो मेल्स में प्रेजेंट नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं है। तो वो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि मेल्स में नहीं है और कौन से हैं जो कि फीमेल्स में नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेल्स में कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो हमारे मेल्स हैं उनमें ओवरीज जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी ओवरीज एब्सेंट है। तो ओवरीज जो है सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं। हमें पता है कि जो भी हमारे ओवरीज हैं और टेस्टिस है, तो फीमेल्स में टेस्टिस नहीं होंगी और मेल्स में वैसे ही ओवरीज नहीं होंगी। तो जो ओवरीज हैं वो हमारा फीमेल्स में प्रेजेंट है और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इन द एब्डोमेन। और ओवरीज हमारा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जबकि वैसे ही मेल्स में हमारा टेस्टिस जो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है स्क्रोटम के अंदर, तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स में। तो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन हो गया हमारा टेस्टिस और प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया हमारा ओवरीज। तो ओवरीज में क्या क्या होता है, हमें पता है ओवरीज कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड होती हैं। तो जो हमारा कॉर्टेक्स है जहाँ पे फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वहां से हमारा ग्राफियन फॉलिकल जो है वो हमारा ओवम रिलीज करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो ओवरीज है वो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करती है। तो एस्ट्रोजन हमारा ग्रोइंग फॉलिकल्स से ही रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन ग्रोइंग फॉलिकल्स के ग्रोथ और स्टिमुलेशन और हमारा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसके उसके प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम है हमारा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ेगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग को, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल्स डिसाइड करता है। प्रोजेस्टेरॉन इनफ क्वांटिटी में होना चाहिए ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो मेंटेन रह सके। और तो ओवरी का मेल्स के अंदर कोई काम नहीं है, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। वैसे ही हमारे पास फीमेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होता, टेस्टिस सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होगा। तो टेस्टिस का क्या काम है, तो टेस्टिस एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, साथ ही एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लेडिक सेल्स हमारे टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक मेन एंड्रोजन है। लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स हमारे एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से हमारा मेन एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज करता है हमारा टेस्टिस। और टेस्टोस्टेरॉन फिर क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन हमारा मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे मस्कुलर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस। तो ये हमारा टेस्टोस्टेरॉन का काम होता है। तो हमने देख लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में मेल्स और फीमेल्स में ऑलमोस्ट सेम होते हैं।
पर क्या डिफरेंस होता है, तो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंट होंगे। और क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव करते हैं, तो हमने देख लिया कि मेल्स में ओवरीज प्रेजेंट नहीं होंगी और वैसे ही फीमेल्स में हमारा टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द टू एड्रेनोकॉर्टिकल लेयर्स, जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना रेटिकुलरिस, lies outside enveloping the other? तो हमसे पूछ रहा है कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसमें जो लेयर्स होती हैं उसमें जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना रेटिकुलरिस में से बाहर कौन सा है और अंदर कौन सा है। तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसमें सिर्फ 2 नहीं 3 रीजन्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। तो सबसे बाहर होता है हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर आता है हमारा जोना फैसिक्युलाटा और जोना रेटिकुलरिस। तो हम याद कैसे रख सकते हैं, हम GFR हमें पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उससे हम याद रख सकते हैं कि ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाला लेयर है, फिर आता है हमारा फैसिक्युलाटा जो मिडिल लेयर है, और फाइनली आता है हमारा रेटिकुलरिस जो सबसे अंदर का लेयर है। तो एड्रेनल ग्लैंड्स जो है, पहले तो एड्रेनल ग्लैंड हमें पता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेड्यूला में डिवाइडेड है। कॉर्टेक्स हमारा हमेशा बाहर का पार्ट होता है और मेड्यूला अंदर का पार्ट होता है। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला में तो ये पहले से डिवाइडेड है। अब कॉर्टेक्स में भी 3 पार्ट्स हैं, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलाटा और रेटिकुलरिस। तो हमारा ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर होगा, फिर बीच में हमारा फैसिकुलर लेयर या फैसिकुलाटा होगा, और फाइनली हमारा रेटिकुलरिस होगा। अब हमें ये एक और बात याद रखनी है कि जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से हमें लगता है कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता होगा, लेकिन हमें ऐसे ही याद रखना है कि जोना ग्लोमेरुलोसा लग रहा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिंथेसाइज करता होगा, पर वो सिंथेसाइज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इंटरमीडिया है, वो हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, और जिससे हमारा पिगमेंटेशन जो है वो बैलेंस्ड रहता है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारा मेलानोसाइट्स में मेलानोजोम्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, जिससे हमारा पिगमेंटेशन जो है वो मेंटेन रहेगा। और अगर हमारे पास ये मेलाटोनिन पिगमेंट एडिक्वेट क्वांटिटी में रहेगा तो हमारा स्किन जो है वो यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये पार्स इंटरमीडिया है हमारा जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और ये कहाँ जाते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट्स के अंदर, और ये मेलानोसाइट्स में मेलानोजोम्स फॉर्म होते हैं, और ये एक मेलानोजोम हमारा एक मेलानोसाइट हमारे 36 केराटिनोसाइट्स को मेलानोजोम्स भेजता है, यानी पिगमेंट भेजता है, और हमें हमारा स्किन का पिगमेंटेशन या कलर इन मेलानोजोम्स के वजह से मिलता है। और यही जो पिगमेंट है हमारा वो हमें क्या किस चीज में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ स्किन फ्रॉम यूवी रेडिएशन। तो अगर हमारा स्किन यूवी रेडिएशन से प्रिवेंटेड रहेगा तो उतना कम रिस्क होगा हमारा कैंसर डेवलपमेंट, स्किन कैंसर डेवलपमेंट का ड्यू टू यूवी रेस। तो हमारा जो ये मेलानोसाइट्स और मेलानोजोम्स हैं ये हमारे प्रोटेक्टिव पिगमेंट को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये हुआ हमारा ओनली हार्मोन सिक्रीटेड बाय पार्स इंटरमीडिया ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन एंड मेंशन द रोल प्लेड बाय दिस हार्मोन। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन हमने कल ही देखा था, पैराथायरॉयड हार्मोन का भाई है कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। ये कहाँ से आता है, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है
उसमें फॉलिकल्स तो होते ही हैं, उसको छोड़कर पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स भी होते हैं, जिन्हें हम, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे हमारे पास पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, जिन्हें हम सी सेल्स भी कहते हैं। और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स कौन सा एंजाइम हार्मोन रिलीज करते हैं, तो ये थायरोकैल्सिटोनिन, या जिसे हम कैल्सिटोनिन भी कहते हैं, उससे रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमने नेम तो कर दिया कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है, तो पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड से हमारा कैल्सिटोनिन जो है वो निकलता है। अब हमें क्या करना है, मेंशन द रोल प्लेड बाय दिस हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन क्या रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, वो हमें देखना है। तो हमें एक बात तो पता है कि जो कैल्सिटोनिन है वो क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम को घटाएगा। ठीक है, तो ये रिलीज कब होगा, रिलीज व्हेन, रिलीज होगा जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो ज्यादा होगा। यानी कैल्सिटोनिन रिलीज कब होगा, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। और जब कैल्शियम आयंस का लेवल्स इंक्रीज्ड है, तो ये करेगा क्या, कैल्शियम आयंस के लेवल को डिक्रीज करेगा। तो ये किसका एंटागोनिस्ट है, हमने देखा था किसका एंटागोनिस्ट है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन का एंटागोनिस्ट है। तो कैसे ये ब्लड कैल्शियम को लोअर करेगा, ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा है तो उसको कैसे लोअर करेगा। तो पहले आता है हमारा, क्या करेगा, इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स बाय लिमिटिंग एक्टिविटीज ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। तो इसका क्या मतलब है, ओस्टियोब्लास्ट होते हैं एक तो, और एक होता है ओस्टियोक्लास्ट। तो ये होता है बोन फॉर्मिंग सेल, और ये होता है बोन डिस्ट्रॉइंग या बोन ईटिंग सेल। ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है। तो अगर ओस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी ज्यादा है तो बोन का डिस्ट्रक्शन होगा और कैल्शियम जो है वो ब्लड में बढ़ेगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें इसका एक्टिविटी को लिमिट करना है या कम करना है। तो एक्टिविटी कम होगी ओस्टियोक्लास्ट की, तो बोन सेल्स का डिस्ट्रक्शन भी कम होगा, और उसके वजह से क्या होगा, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम रिलीज हो रहा है इन बोन्स से, कैसे, तो ओस्टियोक्लास्ट की वजह से वो भी कम होगा। ठीक है, तो हमारा यही टारगेट था कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करना है, तो बोन्स में ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को घटा दो। फिर आके आता है लिमिटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आफ्टर अ सर्टेन लेवल। यानी एक लेवल तक हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो चुका है कैल्शियम का, अब आप क्यों चाहते हो कि और ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो और ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़े। तो ये कौन रेगुलेट करता है, कैल्सिटोनिन, कि अब मत कैल्शियम एब्जॉर्ब करो इंटेस्टाइन से, अब तो ब्लड में इनफ कैल्शियम ऑलरेडी है। उसके बाद और क्या हम कर सकते हैं, अगर ज्यादा कैल्शियम हो रहा है ब्लड में तो कैल्शियम आयंस का एक्सक्रीशन बढ़ा सकते हैं यूरिन में, ताकि जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल्स है वो हमारा कम हो जाए। तो हम देख सकते हैं कि बोन डिपोजिशन को बढ़ा सकते हैं या ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, ताकि ब्लड में कैल्शियम ना जाए। फिर अब एब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए हमें, लेस एब्जॉर्प्शन चाहिए कैल्शियम का। कहाँ से, तो डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम एब्जॉर्ब मत करो। साथ में ही कैल्शियम आयंस का हम एक्सक्रीशन करवा सकते हैं वाया यूरिन, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में ज्यादा कैल्शियम है और हमारे बॉडी को और जरूरत नहीं है। तो ये 3 वेज से है जो कैल्सिटोनिन अपना रोल प्ले करता है इन आवर बॉडी। तो ये हुआ हमारा कैल्सिटोनिन और उसका रोल इन द ह्यूमन बॉडी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द हार्मोन दैट हेल्प्स इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी।
तो हमारा कौन सा हार्मोन जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है? तो सबसे पहले तो हमारे बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, सेल मेडिएटेड और हमारा एंटीबॉडी मेडिएटेड। तो एंटीबॉडी वाले को हम ह्यूमरल भी बोलते हैं। तो इसमें कौन रोल प्ले करता है? एंटीबॉडीज, जो कहाँ से आती हैं? बी सेल्स से। जबकि सेल मेडिएटेड में टी सेल्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो ये हुआ हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ये हुआ हमारा एंटीबॉडी बॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब क्या है कि कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? तो जो थाइमोसिन हार्मोन है वो जो थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होता है वो हमारा हेल्प करता है इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कैसे? तो ये टी सेल्स का डिफरेंशिएशन कराता है और साथ ही ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन फ्रॉम द बी सेल को भी प्रमोट कराता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि डिफरेंशिएशन ऑफ द टी सेल्स। डिफरेंशिएशन क्या है कि टी सेल्स जो है उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में जाना है, या तो टी हेल्पर सेल्स बनना है या साइटोटॉक्सिक टी सेल बनना है। तो उनका डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, या उनको पता होना चाहिए कौन सा टी सेल हमारा टी हेल्पर सेल बनेगा, कौन सा टी सेल हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल बनेगा। तो इस डिफरेंशिएशन में जो हेल्प करेगा हार्मोन वो ही है हमारा थाइमोसिन। ठीक है, एक चीज में तो इसने हेल्प कर लिया कि डिफरेंशिएशन करवा दिया, टी सेल्स को बता दिया कि कौन सा टी सेल तुम हेल्पर बनोगे, कौन सा साइटोटॉक्सिक टी सेल बनेगा। तो ठीक है, ये एक हमें समझ में आया कि डिफरेंशिएशन में उसने हेल्प किया। अब सारे टी सेल्स को पता है कि उनका फंक्शन क्या है। उसके साथ साथ ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन चल रहा है फ्रॉम द बी सेल, हमें पता है कि बी सेल्स ही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डायरेक्टली तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा जैसे कि डिफरेंशिएशन में प्ले कर रहा था, पर ये जो इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, यानी बी सेल से एंटीबॉडीज बनाने में जो इसका डेवलपमेंट है उसमें ये एड कर रहा है। तो एड्स इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। डायरेक्टली तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, पर ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल से एंटीबॉडीज बन रही हैं उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो ये हुआ हमारा थाइमोसिन जो है उसका नेम द हार्मोन थाइमोसिन हमने नेम किया, और वो क्या क्या करता है वो भी हमने देख लिया। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंड मैसेंजर इन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन एक्शन? तो हमने कल भी देखा था कि सेकेंड मैसेंजर्स जो है वो होते क्या हैं। तो हमने देखा था कि हार्मोन्स हो सकते हैं हमारे पास लाइपोफिलिक, जो लाइपोफिलिक होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, वैसे ही जो लाइपोफोबिक होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो प्रोटीन हार्मोन्स जो है वो लाइपोफोबिक होते हैं और हाइड्रोफिलिक, यानी ये लिपिड्स के लिए एफिनिटी नहीं रखते, वाटर के लिए एफिनिटी रखते हैं। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड से बनी है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे प्रोटीन हार्मोन्स। तो हार्मोन एक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है? तो हार्मोन्स करते क्या है, या तो वो रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं, जो कि कहाँ होंगे रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स टारगेट साइट पे होंगे टू फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो हार्मोन अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो ये रिसेप्टर्स या तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होगा तो उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं है तो सेल के अंदर हो सकते हैं, तो हम कहेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स।
तो दो तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स या इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। अब जब हार्मोन आएगा वो रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ प्रोटीन हार्मोन कहाँ बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बनेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर था और हार्मोन आया और रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। तो प्रोटीन हार्मोन्स के केस में जो हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बना। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा, तो हमने देखा कि प्रोटीन हार्मोन्स जो है वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे या उसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से ही जो रिसेप्टर्स हैं वो बाहर ही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और उन रिसेप्टर्स से ही ये प्रोटीन हार्मोन्स बाइंड करेंगे, क्योंकि अंदर तो ये जा नहीं सकते, तो रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, इस हार्मोन रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से सेल के अंदर और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह सिंथेसाइज होंगे। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स जो है अब वो काम करवाएंगे हमारा, जो हार्मोन करवाना चाहता था वो सेल के अंदर, क्योंकि हार्मोन खुद तो अंदर जा नहीं पा रहा है। तो अब क्या होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के वजह से सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर्स बनेंगे और ये मैसेंजर्स जो है अब वो काम करवाएंगे जो हार्मोन करवाना चाहता था उस सेल के अंदर। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स कैसे क्या क्या होते हैं, तो हमने देखा था कल साइक्लिक एएमपी होता है, कैल्शियम होता है, इनोसिटॉल फॉस्फेट होता है। तो हमारे पास ये सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं और ये सेकेंडरी मैसेंजर्स एक कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाते हैं। कैस्केड यानी एक लंबी सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस करवाएंगे टारगेट सेल के अंदर। यानी कि जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं उनके वजह से अब टारगेट सेल के अंदर जो भी हमारा हार्मोन एक्शन करवाना चाहता था वो होगा और बायोकेमिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इन द टारगेट सेल। तो ये होगा हमारा सेकेंड मैसेंजर का रोल इन प्रोटीन हार्मोन एक्शन। जबकि अगर हमारे पास प्रोटीन हार्मोन की जगह कोई स्टीरॉयड हार्मोन होता तो स्टीरॉयड्स हमें पता है वो सेल के अंदर जा सकते हैं, तो उनके रिसेप्टर्स डायरेक्टली हमारे पास न्यूक्लियस पे होंगे और डायरेक्टली वो उनसे बाइंड करेंगे और न्यूक्लियस जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा ताकि सेल के अंदर बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो हो सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें स्टेट करना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किडनी एंड हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। तो क्या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किडनी और हार्ट तीनों हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं? तो हमें क्या क्या पता है, तो हमने कल पढ़ा था कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से हमारा गैस्ट्रीन रिलीज होता है जो कि हेल्प करता है HCl और पेप्सिन के सिक्रीशन में। कहाँ से, तो स्टमक से। तो ठीक है, तो हमारे पास गैस्ट्रीन तो हमें कल से पता था, और क्या क्या हॉर्मोन्स हैं, और हमारा सीक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ये सारे हॉर्मोन्स भी हमारे कहाँ से आते हैं, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आते हैं। तो गैस्ट्रीन हुआ, सीक्रेटिन हुआ, कोलेसिस्टोकाइनिन हुआ। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का तो हमने देख लिया। किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो किडनी से हमने देखा था, आज ही देखा कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से रेनिन रिलीज होता है और एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। तो किडनी क्या क्या सीक्रेट करता है, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। तो ये भी हमारे हॉर्मोन्स हो गए। तो ठीक है, हाँ किडनी भी करता है, हार्ट भी करता है,
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी करता है, किडनी भी करता है। अब हार्ट करता है क्या? तो हमने कल देखा था कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पास एट्रिया का स्ट्रेच होने की वजह से एट्रियम जो है हमारे पास एएनपी को सिक्रीट करते हैं, जो कि है हमारे पास एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड हम कह सकते हैं, या एएनएफ एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर कह सकते हैं। तो हमारे पास हार्ट की जो एट्रियल वॉल्स हैं वो भी हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो तीनों ही हमारा हो गया कि तीनों ही ऑर्गन्स हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर हम आते हैं बी बोल रहा है पार्स डिस्टालिस प्रोड्यूसेस 6 ट्रॉफिक हॉर्मोन्स। तो पार्स डिस्टालिस क्या 6 ट्रॉफिक हॉर्मोन्स? पार्स डिस्टालिस हम एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कहते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा। और हमने देखा था इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। तो पार्स एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है? पहला है हमारा ग्रोथ हार्मोन, फिर है हमारा प्रोलैक्टिन, फिर है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच, फिर है हमारा फोर्थ पे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, फिफ्थ पे ल्यूटेनाइजिंग, और सिक्स्थ पे एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? 6 ट्रॉफिक हॉर्मोन्स आ रहे हैं, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हॉर्मोन्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अगर हम याद करना चाहें तो क्या है? ग्रोथ हार्मोन हमारे पास प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, और हमारे पास क्या बच गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। तो ये है हमारे 6 हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय पार्स डिस्टालिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर हमारे पास है सी, बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी लिम्फोसाइट्स हमने देखा कि बी लिम्फोसाइट्स तो हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में तो उनका रोल नहीं है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में तो कौन हेल्प करता है? टी लिम्फोसाइट्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, सी। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजल्ट्स इन अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से क्या डायबिटीज मेलाइटिस होता है? यानी कि हमारे बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है पर टिश्यूज जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से क्या डायबिटीज होता है या हो सकता है? तो हाँ, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है वो क्यों होता है? फेलियर ऑफ बीटा सेल्स टू प्रोड्यूस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, ये तो हमें पता है। अब ये एक बात हुई, एक तो इंसुलिन कम है, ऊपर से जो इंसुलिन है उसको सेल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है डायबिटीज मेलाइटिस में, और इसके वजह से हमारे पास जो डिजीज होता है वो है डायबिटीज मेलाइटिस। ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमने देखा ये चारों स्टेटमेंट्स को हमने एनालाइज किया कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन से गलत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ कांस्टेंट थर्स्ट। सिम्टम्स हमें अच्छे से देखने हैं। कांस्टेंट थर्स्ट है उसको, एक्सेसिव पासिंग ऑफ यूरिन, यानी बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा यूरिन पास कर रहा है पेशेंट, और उसके वजह से ब्लड प्रेशर भी इसका लो है। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा यूरिन पास करेगा तो ज्यादा प्यास लगेगी, और ज्यादा यूरिन पास करेगा तो बॉडी वॉल्यूम कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, तो ब्लड प्रेशर भी लो होगा। तो जब पेशेंट डॉक्टर ने चेक किया पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज को और ब्लड इंसुलिन लेवल को,
तो लेवल्स नॉर्मल आए। तो क्यों किया डॉक्टर ने ऐसा? डॉक्टर ने ऐसा इसीलिए कहा किया क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस में भी हमारे पास पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया के सिम्टम्स होते हैं और पॉलीफेजिया। तो पॉलीयूरिया दिख रहा है, पॉलीडिप्सिया दिख रहा है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस को रूल आउट करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, ब्लड ग्लूकोज चेक कर लिया और साथ ही साथ ब्लड इंसुलिन लेवल भी चेक कर लिया, पर वो नॉर्मल आया। यानी कि ये तो नॉर्मल है, तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस तो है ही नहीं। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उस पेशेंट को लेबल किया एज डायबिटीज इंसिपिडस। तो लेकिन उसने क्या सोचा कि उसे, यहाँ तक तो उसने इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल्स को चेक किया था। अब डॉक्टर सोच रहा है कि उसको अब एक और हार्मोन चेक करना चाहिए ताकि वो डायग्नोसिस को कंफर्म कर सके। तो उसने डायग्नोसिस दिया क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसकी डिफिशियंसी को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस डॉक्टर कह रहा है कि इसको तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, तो हम डॉक्टर कौन सा हार्मोन लेवल चेक करना चाहेगा? तो डॉक्टर अब हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के लेवल को चेक करना चाहेगा कि इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का लेवल कितना है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता क्या है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, वो हमें पता है कि रिलीज तो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज तो हुआ, अब ये जो हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। और कब रिलीज होगा? जब हमें वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो हमारे वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और डायूरेसिस को कम करेगा, तभी तो इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो अब इसके डेफिशिएंसी से जो डिजीज होगा उसमें हमारे पास पेशेंट का जो यूरिन है उससे वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो हमें डायूरेसिस देखने को मिलेगा। तो डायूरेसिस होगा पेशेंट को यानी एक्सेसिव पासिंग ऑफ यूरिन होगा। ये एक बात तो हमें समझ में आई। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच रिजल्ट्स इन एक्सेसिव यूरिनेशन। तो क्योंकि एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है तो हमारे पास थर्स्ट भी होगा, उसके वजह से क्या होगा, कांस्टेंट थर्स्ट दिखेगा पेशेंट के अंदर, एक्सेसिव यूरिनेशन दिखेगा और लो ब्लड प्रेशर दिखेगा। तो अब हमने देख लिया कि एडीएच का काम क्या है। तो डॉक्टर कौन सा हार्मोन मेजर करना चाहेगा? तो डॉक्टर भी हमारे पास जो एडीएच का लेवल्स है वो मेजर करना चाहेगा, क्योंकि इंसुलिन लेवल्स तो नॉर्मल है, ग्लूकोज भी नॉर्मल है, यानी उस डायरेक्शन में तो हमारा डायग्नोसिस नहीं जा रहा है डायबिटीज इंसिपिडस के डायरेक्शन में। तो जा कहाँ रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है पेशेंट को, तो हम कौन सा हार्मोन चेक करेंगे, या डॉक्टर कौन सा हार्मोन चेक करेगा, एडीएच को चेक करेगा। तो ये है हमारे पास आंसर। तो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसको देख के डरना नहीं है, सोचना है और पढ़ना है, और काफी आसान जो आंसर है आपके सामने आएगा खुद ब खुद। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय रिप्लेसिंग द टर्म अंडरलाइन। तो ये स्टेटमेंट्स गलत हैं, अब हमें इन टर्म्स को रिप्लेस करना है और इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है। तो इंसुलिन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, क्या इंसुलिन स्टेरॉइड हार्मोन है? तो नहीं। इंसुलिन हमें पता है कि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसमें हमारे पास ए चेन और बी चेन होता है जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जॉइंट होता है, और हमारे पास सी पेप्टाइड भी होता है जो कि मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हमने देखा कि इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, ए चेन और बी चेन होना चाहिए जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जॉइंट होते हैं। तो इंसुलिन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन की जगह पे इंसुलिन इज अ प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारा
सही स्टेटमेंट हुआ। फिर हम आते हैं टीएसएच इज सिक्रीटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। तो अभी हमने देखा कि टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हमारा पार्स डिस्टालिस से रिलीज होता है। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें से एक है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो टीएसएच इज सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन इज एन इमरजेंसी हार्मोन। तो हमने यहाँ पे टीएसएच इज सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। टेट्रा आयोडोथायरोनिन इज एन इमरजेंसी हार्मोन। नो, टेट्रा आयोडो हमने 2 दिन से लगातार पढ़ा है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन्स है, ना कि हमारा टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो हमारे पास टेट्रा आयोडोथायरोनिन इज अ थायराइड हार्मोन, ना कि इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन्स तो हमारे पास एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है। फिर हमारे पास डी ऑप्शन, डी जो क्वेश्चन है, द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। तो पीनियल ग्लैंड हमें पता होना चाहिए कि ये ब्रेन का पार्ट है। डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन में पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और जो किडनीज पे, जो किडनी के एंटीरियर पार्ट पे जो ग्लैंड है वो हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, जो कि किडनीज के ऊपर लोकेटेड रहते हैं। तो किडनीज के ऊपर जो लोकेटेड होंगे वो है हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स, और पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारा डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। तो लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड ये हमने देख लिया कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी पे एड्रेनल ग्लैंड होता है, और पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो ये हुआ हमारा करेक्ट, हमने कर लिया सारे स्टेटमेंट्स को। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रीअरेंज द फॉलोइंग हार्मोन्स इन कॉलम 1 सो एज टू मैच विद देयर केमिकल नेचर इन कॉलम 2। तो अभी अभी हमने देखा ऐसा ही क्वेश्चन था केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन पर। तो हम आते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन है। तो हमें देखना है कि ऑक्सीटोसिन, एपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन। तो हमें सबसे पहले दिख रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन, नाम में ही स्टेरॉइड आ रहा है, स्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हमारा स्टीरॉइड हार्मोन है। तो स्टीरॉइड हार्मोन्स और कौन कौन से हो सकते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन्स आते कहाँ से हैं? कोलेस्टेरॉल से आते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल, कॉर्टिसोल, ये है हमारे स्टीरॉइड हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल एंड कॉर्टिसोन। उसके बाद दूसरा है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारा अब प्रोटीन और पेप्टाइड। तो प्रोटीन और पेप्टाइड में क्या डिफरेंस है? तो प्रोटीन के ही पॉलीमर्स को हम पेप्टाइड्स बोलते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स में आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। तो प्रोटीन हार्मोन्स में हमारा आएगा ग्रोथ हार्मोन। और वैसे ही ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारा पेप्टाइड हार्मोन है, यानी प्रोटीन के पॉलीमर्स से बना है हमारा ऑक्सीटोसिन। फिर आते हैं हम एपिनेफ्रिन। तो जो एपिनेफ्रिन है वो हमारे पास टायरोसिन डेरिवेटिव है, टायरोसिन डेरिवेटिव, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। और जो आयोडोथायरोनिन है वो आयोडिनेटेड हॉर्मोन्स है, जो कि है हमारे पास थायराइड हॉर्मोन्स। तो एपिनेफ्रिन हमारा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, कौन सा अमाइनो एसिड? टायरोसिन से आता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये हमने केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स को मैच कर लिया। फिर हम आते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का रोल हमें बताना है मेल्स में और फीमेल्स में। तो सबसे पहले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है? हमने देखा कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये क्या है? गोनाडोट्रोपिन है। तो
गोनाडोट्रोपिन यानी कि गोनाड्स को स्टिमुलेट करेगा तो टू प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव सिक्रीशंस, यानी जो गोनाड्स हैं उनके जो भी सिक्रीशंस हैं उनको सिक्रीट करने के लिए वो प्रमोट करेगा या स्टिमुलेट करेगा। कौन? हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक गोनाडोट्रोपिन है, यानी गोनाड्स को अपने रिस्पेक्टिव सिक्रीशंस को सिंथेसाइज और सिक्रीट करने के लिए प्रमोट करेगा। तो मेल्स में क्या है? मेल्स में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रीट एंड्रोजेंस, मेनली टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने ये सब पहले ही देखा है कि एलएच क्या करेगा? लेडिक सेल्स को बोलेगा कि टेस्टोस्टेरॉन बनाओ और एंड्रोजेंस बनाओ, और एंड्रोजेंस में से मेनली टेस्टोस्टेरॉन जो कि हमारा क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमारा जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसका रोल इन फीमेल्स क्या होगा? तो फीमेल्स में जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। और एलएच सर्ज होता है। कब होता है एलएच सर्ज? तो हमारे ओव्यूलेशन के टाइम एलएच सर्ज होता है, यानी वो एलएच ही है जो हमारे ओव्यूलेशन को करवाता है। तो एलएच क्या करेगा? इंड्यूस करेगा ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल्स, जिन्हें हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल्स के से जो ओव्यूलेशन का इंडक्शन होगा वो कौन कराएगा? तो वो हमारे पास एलएच जो है इन फीमेल्स में वो कराएगा और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। फिर हम आते हैं, फिर से हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेकंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन? तो हमने देखा है कई बार कि जो हार्मोन्स हैं वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। रिसेप्टर्स या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं या सेल के इनसाइड हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर हो सकते हैं। तो अगर प्रोटीन हार्मोन्स होगा तो हमारा सेल के अंदर जा नहीं पाएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से इंटरैक्ट करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद सेकंड मैसेंजर्स बनेंगे जैसे कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये सेकंड मैसेंजर्स क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शंस कराएंगे सेल के अंदर और फिजियोलॉजिकल चेंजेस कराएंगे सेल के अंदर। तो क्योंकि कुछ हार्मोन्स हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल हैं, तो ये रिसेप्टर से बाइंड करेंगे ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये हुआ हमारा रोल ऑफ सेकंड मैसेंजर्स इन हार्मोन एक्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप टू उत्तरांचल, केतकी एंड हर फ्रेंड्स ऑब्जर्व दैट मेनी लोकल पीपल वर हैविंग swollen necks. Please help Ketki and her friends to find out the solutions to the following questions. तो केतकी जाती है उत्तरांचल, वहां देखती है कि काफी सारे लोगों के swollen neck दिख रहे हैं। swollen neck से क्या आता है हमारे दिमाग में? गोइटर। ठीक है, तो प्रोबेबल डिजीज किससे सफर कर रहे हैं वो पीपल? गोइटर। क्यों? क्योंकि हिली एरियाज में उनको आयोडीन मिल नहीं रहा है। आयोडीन मिल नहीं रहा है तो थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास कौन सा है? डिजीज, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से गोइटर हो रहा है उन पीपल को। ये कैसे होता है? तो आयोडीन हमें चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, आयोडिनेटेड थायरोनिन्स। तो आयोडीन नहीं है तो हमारे पास ना ट्राई थायरोनिन बनेगा, ना टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनेगा, और इससे क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और हमारे पास इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड दिखेगा, क्योंकि बॉडी में हमारे पास बन नहीं रहा है थायराइड हार्मोन। बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आयोडीन ही नहीं है। तो हमारा बॉडी कॉम्पनसेट करना चाहेगा और इसके वजह से हमारे पास ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया और स्वेलिंग देखने को मिलेगा। तो हाउ इज इट कॉज्ड हमने देख लिया।
अब हम आते हैं, व्हाट इफेक्ट डज दिस कंडीशन हैव ऑन प्रेगनेंसी। तो कि प्रेगनेंसी में अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म या गोइटर हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस प्रेगनेंसी पे। तो पहली बात तो, प्रेगनेंसी में अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड एबनॉर्मेलिटीज होगा ग्रोइंग बेबी में, जैसे हमारा स्टंटेड ग्रोथ, क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, डेफ एंड म्यूटिज्म एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो भी नॉर्मल चीजें हो सकती हैं, जैसे स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे में, लो आईक्यू हो सकता है बच्चा डेफ या म्यूटिज्म यानी कि बोल ना सकता हो, वैसा बच्चा पैदा हो अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है, बच्चे की स्किन एबनॉर्मल हो। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं अगर प्रेग्नेंट माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म या गॉइटर हो जाता है तो हमने देख लिया व्हाट इफेक्ट डज दिस कंडीशन हैव ऑन प्रेगनेंसी। तो हमने देख लिया कि प्रेगनेंसी में इस कंडीशन की वजह से क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 तक और फिर हमारे पास जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।